अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं हूं कबीर हुसैन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं आज एक नए व्लॉग के लिए। और हम कहां जा रहे हैं, आज कौन सी जगह का विज़िट कराएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनका भी तारुफ होगा जो आज हमारे साथ ही रहेंगे। और याद साहब से पूछते हैं जी आज हम कहाँ जा रहे हैं और क्या प्लान है आज का। जी याद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक है? दोस्तों, हमने वादा किया था पिछली दफ़ा जब जलाला शरीफ का हमने व्लॉग अपडेट किया था कि दोबारा वहाँ जाएंगे। और जी, तो हमने वादा किया था कि आपको दोबारा जलाला शरीफ का विज़िट करवाएंगे और साथ थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे जलाला शरीफ की। तो आज हम अपने वादे के मुताबिक एक दफ़ा फिर आए हैं जलाला शरीफ। और हमारे साथ वो सर मौजूद है जिनका जिक्र किया था कि वो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो अभी उनका तारुफ करवाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको थोड़ी डिटेल बताएंगे जलाला शरीफ की और दोबारा विज़िट भी करवाएंगे अपने ब्लॉग में। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद तैयब खान है और मेरा ताल्लुक़ जलाला शरीफ से है। तो आज हम जलाला शरीफ का विज़िट करेंगे और वहाँ से मुतल्लिक जो बुनियादी तारीख़ है, जो लोकल्स को पता है और कुछ हिस्ट्री की बुक्स में लिखी हुई है, तो उसका हम उस जगह पर जाकर जायज़ा लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं दरबार आलिया जलाला शरीफ। और ये एंट्रेंस के ख़ूबसूरत जो है व्यूज़ हैं आपके सामने। ये दरबार शरीफ का जो है बाहरी व्यू है, बाहर से जो है माशाल्लाह बहुत शाहकार जो है बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। और फ़ातह ख़ानी के बाद हम यहाँ दरबार पे हाज़िरी के बाद जो है हम निकले हैं आगे। कोई बाहर जो खुली फ़िज़ा है, यहाँ पर हम जाकर जहाँ पर किसी दौर में गांव हुआ करते थे जो कि अब नहीं है, यहाँ पर फसलें वगैरह हैं, लोगों के खेत हैं। यहाँ पर हम जो है इंजीनियर साहब से जो है मज़ीद हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी मोहम्मद तैयब खान साहब हैं जी, इंजीनियर मोहम्मद तैयब खान साहब। ये इसी गांव से बिलोंग करते हैं, जलाला शरीफ से। और इनके बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी यहाँ से ही हैं। तो ये चूँकि इनका आबाई इलाका है, तो ये हमें सारी तफसील जो है बताएंगे इलाके के हवाले से। जी सर, हिस्ट्री के हवाले से। जो जलाला शरीफ है ये हमारे शकरगढ़ का आखिरी गांव है और 1947 से पहले हमारे पास सिर्फ 2 गांव थे यहाँ पर जो मुसलमान होते थे। एक नसीरा गांव था और एक ये जलाला गांव था। और इनके दरमियान में जो जितने भी दूसरे गांव इस वक्त आबाद हैं वो यहाँ तो हिंदुओं के थे या सिखों के थे। उसके बाद इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं इसके इर्द गिर्द
ज़्यादा तर जो गांव हैं वो 1947 के बाद ख़त्म हो गए हैं, यानी 8-10 के करीब ऐसे गांव हैं जो जलाला शरीफ के इर्द गिर्द थे और वो 1947 से पहले मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स के थे तो वो गांव ख़त्म हो गए। और उनकी जो ज़मीन है वो एग्ज़िस्ट करती है, उनके पटवारी भी हैं अलग, सब कुछ है, और उनकी ज़मीनें ज़्यादातर मुख्तलिफ़ लोगों को अलाट हुई हुई हैं, बड़े बड़े रकबे अलाट हुए हुए हैं। तो जलाला शरीफ जो है वो 1300 एकड़ ज़मीन है इस गांव की। और ये गांव आज से कोई 400 साल पहले जलाल खान नाम के एक हमारे लोहानी पठान थे, उन्होंने ये आबाद किया था। तो तारीख़ फ़रिश्ता के अंदर मलक कासिम फ़रिश्ता जो हैं उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जलाल खान के जो वालिद हैं दरिया खान और बहादुर खान, वो बिहार में हुक्मरान थे, और वहाँ से जिस वक्त बहादुर शाह जो हमारे पास हैं शेर शाह सूरी ने हुकूमत ली, और शेर शाह सूरी जो है वो इन्हीं के वालिद साहब ने उनको पाला हुआ था। तो इनकी उस वक्त एज कम थी, जिसकी वजह से जो हुकूमत है वो शेर शाह सूरी को मिली, और उसके बाद ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए। तो ये पहले बंगाल में थे, बंगाल के बाद यहाँ पर आए। तो ये दो भाई जो हैं वो, एक भाई बीखो चक यहाँ पे एक गाँव है, वहाँ पर इनका एक भाई था, और दूसरे ये भाई यहाँ पर थे जलाला में, और तीसरे एक खानपुर गांव है जो अब दरिया में तबाह हो चुका है, वहाँ पर थे। तो जलाला शरीफ के जो वो बुज़ुर्ग थे जलाल खान, उनका ताल्लुक़ पठानों का जो कबीला है लोहानी, उसके हमज़ापुर कबीले से ताल्लुक़ था। तो जो लोहानी हैं इनके 3 कबीले होते हैं, एक हमज़ापुर, एक गंडापुर और एक अखलासपुर। तो ये जो पास आप देखते हैं कस्बा इखलासपुर का, ये जो तीसरा कबीला अखलासपुर है ये उसके नाम के ऊपर है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सूरत इखलास की वजह से नाम है। बहरहाल जो हमज़ापुर पठान हैं, लोहानी पठान, वो हमारे पास जिन 3-4 देहात में मौजूद हैं उनमें से एक गांव जलाल खान का है। तो इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में तमाम जो पठान आबाद हैं वो एक ही बाप की औलाद हैं, उनमें से कोई यहाँ पर दूसरा बाहर का आदमी नहीं है, यानी एक ही फैमिली है ये। और मैं ख़ुद भी जलाल खान की औलाद में से हूँ। और ये जो जलाला गांव है ये इस वक्त तीसरी जगह पर है। मेरी जो बैक साइड है इस पे हम वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि इंडिया का बॉर्डर है बिल्कुल 200-300 मीटर के ऊपर वहाँ से। तो पहले जो जलाला है ये गांव, और एक ताश गांव, और एक उसके बाद उसको लसना भी कहते हैं, या इस तरह से ये 3 गांव थे। ये तीनों गांव बिल्कुल दरियाए रावी जहाँ पे गुजर रहा है बिल्कुल उसके साथ बने हुए थे, और इनके दरमियान में सिर्फ रोड का यानी रास्ते का ही फासला था। फिर दरिया आ गया, और उस दरिया की वजह से वो वहाँ से उस गांव को शिफ्ट करना पड़ा थोड़े से फासले पर, और जो बाकी दोनों गांव हैं वो इंडिया के अंदर हो गए, और ये पाकिस्तान वाली साइड पे हो गया। जब पाकिस्तान बना तो पार्टीशन में ये जलाला गांव मुसलमानों का था, ये पाकिस्तान में आ गया। वो दोनों गांव इस वक्त मेरी बैक साइड के ऊपर वो दोनों गांव हैं, और वो इंडिया में। तो फिर जिस दूसरी जगह पर जलाला बना उस जगह के ऊपर फिर सैलाब आया। तो ये गांव अपने रकबे के अंदर जो बिल्कुल आखिर वाला कोना है इसका, उस गांव में जो फत्ता गांव है उसके बिल्कुल साथ ये गांव आबाद है। तो इस वक्त ये तीसरी जगह पर है, और इस गांव में इसकी जो कब्रें हैं वो सिर्फ 100 या 110 साल 112 साल पुरानी कब्रें इस वक्त उस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। इससे पुरानी तमाम कब्रें जो हैं वो यहाँ पर जो इंडिया का बॉर्डर है, जब यहाँ पर गांव होता था तो वो उस वक्त कब्रिस्तान यहाँ पर थे, जिनका इस वक्त नामो निशान ख़त्म हो चुका है। और जो ये गांव है इसकी तारीख़ में सबसे बड़ी बात जो है वो ये भी है कि जो जलाल खान हैं इनकी अपनी कब्र, वो जो बड़ा भाई सरकार है मसरूर में, वो वहाँ पर दरबार में जो हैं बड़े भाई मसरूर जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ पहलू में। तो साथ जो भाटी अफ़गाना के बुज़ुर्ग हैं नियाज साहब, वो इनके दोस्त भी थे, और पंजाबी में कहते हैं कि जो पग बदल जो भाई थे वो बने हुए थे, तो उनकी कब्र भी वहाँ पर है।
تو جو جلالہ گاؤں ہے اس کی نسبت مسرور کے ساتھ بھی ہے، اور یہ گاؤں آباد ہونے سے پہلے ایک فرد پر مشتمل تھا، یعنی ایک فیملی تھی، اور وہ فیملی کہاں سے آئی تھی جی؟ وہ بہار سے آئی تھی، اور بہار سے وہ لوگ بنگال میں گئے، اور بنگال سے وہ لوگ یہاں پر اس جگہ پر آئے، اور یہ پھر اس کے بعد کئی سو سال سے یہ گاؤں یہاں پر آباد ہے۔ اچھا خان صاحب، جو یہاں پر بزرگ ہیں، جو یہاں پر دربار شریف ہے جلالہ شریف میں، جن کے نام سے لوگ یہاں پر آتے ہیں بے شمار لوگ زیارت کرنے کے لیے، ان کے بزرگوں کے حوالے سے کچھ بتائیں نا ہمیں۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ راجپوت ہیں، اور یہ 19ویں جو ہماری یہ پچھلی صدی گزری ہے، اس کے آغاز میں جو کوٹلی ستیاں ہیں راول پنڈی میں، یہ وہاں سے یہاں پر آئے تھے جمیل صاحب، جو ہم نے سنا ہے یہاں سینہ بسینہ سنتے آ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے یہاں پر آئے، تو کیونکہ ان کا یہاں پہ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ یہاں پہ ان کو جانتے تھے یا کچھ تھے، وہ یہاں پر آئے اور ان کی عبادت ریاضت جو ان کے اعمال تھے سارا کچھ دیکھتے ہوئے لوگ متاثر ہوئے، اور اس کے بعد ایک یہاں پر جب وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی یہاں بنی، اور ان کا دربار بنا، اور یہاں کے لوکل ہی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا، اور بعد میں جو ان کی فیملی ہے وہ یہاں سے مائیگریٹ نہیں ہوئی، وہ یہیں پر رہی، اور پاکستان بننے سے پہلے اس دربار کا انفلوئنس جو ہے وہ جو میری بیگ پہ یہ انڈیا کی تحصیلیں ہیں، ہمارے پیچھے صرف 25 کلومیٹر کے اوپر پٹھان کوٹ واقع ہے، تو پٹھان کوٹ تک اور اس سے آگے تک یہ جو سارا ایریا ہے یہاں پر ان کے مریدین تھے، اور یہ ادھر شکر گڑھ کا جو علاقہ ہے وہاں پر انفلوئنس کم تھا، اس کی نسبت جو انڈیا میں علاقہ تھا وہاں پر انفلوئنس زیادہ تھا، تو یہی وجہ کہ جب پاکستان بنا تو ان کے مرید جو تھے وہ جب انڈیا والے پنجاب سے اٹھے تو وہ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ چلے گئے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو چاہے عارف والا ہو، چاہے فیصل آباد ہو، یا کراچی ہو، یا بہاولپور ہو، جہاں جہاں الاٹمنٹس ہوئی ہیں ان لوگوں کو وہاں پر ان کے مریدین ہیں، اور لوگ یہاں پر فیض کے لیے بھی آتے ہیں، اور اس گاؤں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 100 سال پہلے کسی بھی مرد کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آج یہ عالم ہے کہ یہاں پر جو حالانکہ یہ مسلمانوں کا گاؤں تھا، جدی پشتی مسلمانوں کا گاؤں تھا، لیکن آج یہ عالم ہے کہ ہمارے پاس جو گاؤں ہے وہاں پر ایک جو جمعہ ہے، نماز ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں، قرآن پاک بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اب حالات چینج ہو گئے، اور یہ حالات پاکستان بننے سے کافی پہلے چینج ہونا شروع ہوئے تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس دربار کی وجہ سے ایک تو یہاں کے جو لوکل مسلمز ہیں وہ یونائٹ رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس وقت جو برادریزم ہے اگر اس کو کسی چیز نے توڑا ہے تو وہ یہ دربار ہی ہے جس کی وجہ سے وہ برادریزم اس ایریا میں ٹوٹا ہے، ورنہ یہاں پر جو برادریزم ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات نہ کرتے، لیکن اس دربار کی وجہ سے وہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کوئی پیر بھائی ہے یا کوئی ایک دوسرے کا دوست بن گیا، اور آج جو خصوصاً اس کونے کے اندر یہ جو 15 کلومیٹر ہے ان میں جو مساوات قائم ہے اس میں اس دربار کا بہت اہم رول ہے۔ ویری گڈ۔ جی تو سر یہاں سے بارڈر کتنا دور ہے اب جدھر کھڑے ہیں اس جگہ سے؟ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں نا تو جلالہ گاؤں کے 3 طرف انڈیا ہے اور ایک طرف پاکستان ہے۔ اس کے جو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 400 سے 500 میٹر کے فاصلے کے اوپر بارڈر ہے، اور یہاں پر اگر ہم سامنے والی سائڈ پہ دیکھیں تو یہ جو درخت ہیں ان درختوں کے فوری بعد جو دریائے راوی ہے وہ موجود ہے، اور دریائے راوی کے اندر ہی بارڈر ہے، یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو کانٹے والی تار بھی کئی جگہوں پر نہیں لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ دریا کے اندر بارڈر ہے، اور جو میری بیک سائڈ ہے یہاں پر ہے کوئی تقریباً 2 کلومیٹر دور بارڈر ہے، یعنی تینوں اطراف میں بارڈر ہے، ایک سائڈ پہ کوئی 400-500 میٹر کے فاصلے پر ہے، ایک سائڈ میں تقریباً 0.25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جبکہ ایک سائڈ پہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ سارے کا سارا زرخیز اور آباد علاقہ ہے۔ جی خان صاحب، یہاں پر فصلیں کون کون سی ہوتی ہیں آپ کے علاقے میں؟ اس گاؤں میں جو سب سے مشہور فصل ہے وہ خربوزہ ہے، پھل۔ خربوزہ اور
जो तरबूज है, क्योंकि दरियाए रावी जो है वो यहाँ से बिल्कुल थोड़े से फासले पर है, तो खरबूजा और तरबूज तो वैसे ही बहुत मशहूर है। इसके अलावा आप मेरे बैक साइड पे भी देख सकते हैं करेला है, तो यहाँ से करेला सियालकोट को भी सप्लाई हो रहा है, गुजरांवाला भी यहाँ से करेला जाता है, यहाँ से लाहौर भी जाता है। इसी तरह जो खरबूजा है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा पैदा होता है कि अगर वो शकरगढ़ की मंडी में जो रोज़ाना पैदा होता है वो रोज़ाना हम शकरगढ़ की सिर्फ मंडी में भेजें तो वो मंडी क्रैश हो सकती है। इसलिए यहाँ से कम अज़ कम 3-4 अजला को खरबूजा रोज़ाना की बुनियाद पे भेजा जाता है। इसी तरह यहाँ पर टमाटर है, मटर है, और ये जो मकई है या गंदम है, चावल यहाँ की मेन फसल है और काफ़ी ज़्यादा चावल लगाया जाता है। फिर जो गन्ना है उसकी काश्त यहाँ पर पहले होती थी, लेकिन अब बॉर्डर एरिया होने की वजह से गन्ने की काश्त ख़त्म हो गई है। अचार में डालने के लिए जो एक चीज़ है जिसे ट्यू कहते हैं, इसी तरह आम है, उसके बागात हैं। और प्री पार्टीशन ये वो इलाका था जहाँ पर लीची और जो आड़ू है और उसके अलावा खुबानी है, लुकाट है और नाशपाती, इसके बागात हुआ करते थे। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये वो जगह थी जहाँ पर बागात थे, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए और 1971 की जंग में वो तमाम बागात यहाँ से ख़त्म कर दिए गए। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वो बागात वाली जगह है जहाँ पर हमारे पास ये लीची वगैरह, यहाँ पर पाकिस्तान में पंजाब में लोगों ने लीची देखी नहीं थी। और ये वो गांव था जो यहाँ से एलीट क्लास को लीची और लुकाट वगैरह ये सारा कुछ फराहम करता था। और पहले जब पाकिस्तान बना है उससे बाद में तकरीबन 30 साल तक इस इलाके में ब्राउन कलर की एक कपास हुआ करती थी। ये चावल का इलाका नहीं था बल्कि ये कपास का गांव था। यहाँ पर कपास होती थी जिसको नरमा कहते थे, तो वो ब्राउन कलर की कपास थी। जब मौसम चेंज हुए हैं तो 80s के बाद यहाँ पर चावल और गंदम की काश्त शुरू हुई। तो सर चूँकि हम इस टाइम बॉर्डर के करीब खड़े हैं, तो बॉर्डर के पार आपने इस पाकिस्तान वाले एरिया में तो बता दिया कौन से गांव हैं करीब। अगर आपको जानते हैं कि इंडिया में कौन से गांव हैं बॉर्डर के पार, तो वो भी थोड़ा हमें बता दें इस हवाले से। जो सबसे मशहूर नाम है, एक तो जो बिल्कुल यहाँ पर दाईं तरफ अगर हम देखें तो बामियाल है। बामियाल के अगर आगे देखें तो पठानकोट है, यानी ये दो बड़े शहर हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर चले जाएं तो वहाँ से हमें बसों की और ट्रकों की आवाज़ आती है, यानी कि जो रोड कश्मीर को जाती है उसकी 100% ट्रैफिक यहाँ से सामने से गुजरती है। और जो शेखुपुरा है, नौशहरा है और उसके अलावा कई इस तरह से, जब एक मशहूर गांव है बहरामपुर ने जो यहाँ से सिर्फ 5 गांव छोड़ के है, जलाले के बाद 5 गांव छोड़ के बहरामपुर है। इस गांव की ख़ास बात यह है कि पंजाब पुलिस में जो बड़े बड़े ऑफिसर और सूरमा पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक़ वहाँ से, और पंजाब में भी जो बड़े बड़े बहादुर और दिलेर लोग पठानों में पैदा हुए हैं उनमें से मोस्टली का ताल्लुक़ बहरामपुर से। तो ये यहाँ पर हमारी बैक साइड के ऊपर मक्खनपुर गांव है, फिर अदालतपुर है, और जो मुसलमानों के गांव थे और ख़ुसूसन पठानों के गांव थे उनकी ज़्यादातर की तादाद जो है वो इंडिया वाली साइड पे थी। इस साइड के ऊपर गांव कम थे और वही हिस्सा है जो इंडिया को दे दिया गया। वो जो ज़्यादातर मुसलमान रहते थे वो इस अगले एरिए में रहते थे, और वो जो वहाँ पे आप तकरीबन देखेंगे 60%, 40% से 60% जो देहात हैं उनके नाम किसी न किसी मुसलमान के नाम के ऊपर। वही रोड है।